थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट को एक तो CO2 का ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि CO2 की हेल्प से ही ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट को एक तो CO2 चाहिए जो बाहर इन्वायरमेंट से आएगी और इन्वायरमेंट से आके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होगी। दूसरा, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, है ना। तो ये ऑक्सीजन को बाहर जाना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स जो कि प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, है ना। तो प्लांट को प्लांट हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। और इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इनको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है हायर प्लांट के अंदर, तो यहाँ पे एक होता है जाइलम। जाइलम के थ्रू ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा प्लांट में होते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल जो होते हैं स्टेम के ऊपर होते हैं और इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, O2 CO2 वाटर वेपर। और दूसरी चीज जो प्लांट में है वो है आपका स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है, जो कि ये होते हैं लीफ के अंदर, है ना। लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो एक बार मैं ये सारी चीजें आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि प्लांट को CO2, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्लांट के लिए ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है वो जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम से मेनली वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से मेनली सुक्रोज या फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा प्लांट में के लीफ में स्टोमेटा है और जो हार्ड पार्ट है प्लांट के, जो बॉडी पार्ट है, वहाँ पे लेंटिसेल्स हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये बातें सारी आपकी क्लियर हो गई हैं। फिर अब हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सॉइल है। सॉइल के अंदर जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी कि इसमें मिनरल्स हैं और वाटर है जिसको प्लांट को टेकअप करना है। तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे कम होती है और रूट के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन एक कंसंट्रेशन धीरे से चेंज होने वाली है। कैसे चेंज होने वाली है? प्लांट इन मिनरल्स को एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड, ठीक है, तीनों तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। फिर अब क्या होगा कि प्लांट के अंदर जो मिनरल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो मैंने एक रूट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। इसके अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर की तरफ मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। इसकी वजह से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है यहाँ से। वाटर जब प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो वो यहाँ से ऐसे जा रहा है जाइलम के थ्रू। ठीक है, और अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही हैं?
तो इसमें सबसे पहला जो फोर्स होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर की वजह से जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को पुश करते हैं अप टू द स्टेम, स्टेम के अंदर पुश करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि रूट प्रेशर से ज्यादा 5-6 मीटर की हाइट तक पानी जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और हमने देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो हाइट है वो 100 फीट या उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे जो टॉल प्लांट हैं, टॉल ट्रीज हैं, तो इनके अंदर ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो उनमें कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो एक यहाँ पे जो अगला फोर्स है, ठीक है, वो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वाटर है, ठीक है, वो एक कंटिन्यूअस कॉलम की तरह काम करता है। वाटर एक कंटिन्यूअस कॉलम की तरह काम करता है और वाटर का ऐसा कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है। तो ये इससे क्या होगा कि वाटर हमेशा ऐसे एक लाइन से चलेगा, ठीक है, ये जो कॉलम है वो ब्रेक नहीं होगा। अब इसमें एक तीसरा भी फोर्स इन्वॉल्व है, और वो कौन सा होता है कि जो लीफ है ना, तो सनलाइट की वजह से लीव्स हीट अप हो जाती हैं और ये वाटर वेपर को लूज करती रहती हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का, है ना, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। तो ये इवेपोरेटिव लॉस वाटर का होता रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि लीफ की सरफेस से वाटर वेपर निकलता रहता है, तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जो जाइलम वेसल्स हैं उनमें वाटर की कमी हो जाएगी, है ना, तो जो पीछे का जो रास्ता है खाली हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, और इस फोर्स को हम बोलने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल। तो इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो वाटर है वो इनके अंदर राइज करेगा। तो इसमें एक चीज आपको देखना है कि हमने स्टार्ट करा था इसको कहाँ से, रूट प्रेशर से, है ना। तो एक फोर्स था रूट प्रेशर, दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वाटर की, और तीसरा था यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये तीन फोर्सेस हैं, है ना। तो इनमें जो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल का फोर्स होता है ना। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि जो वाटर है इट इज सक्ड आउट, ठीक है। कैसे? जैसे कि पानी की टंकी से आपको अगर पानी निकालना होता है तो आप एक पाइप लेते हो और उस पाइप में पहले पानी भर देते हो, फिर उसको ऐसे छोड़ देते हो, तो आप देखते हो पानी की टंकी अपने आप खाली होती रहती है, सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि जो वाटर है वो लीफ से इवेपोरेट हो रहा है, तो इससे जाइलम की जो ट्यूब है वो खाली हो जाती है, और उसकी वजह से ये जो पानी है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से एक मास फ्लो की फॉर्म में ये जो पानी है वो आता रहता है, और पानी आने के साथ साथ और ज्यादा अमाउंट जो न्यूट्रिएंट का है वो उसके अंदर प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको हम बल्क फ्लो बोलते हैं। बल्क फ्लो या मास फ्लो के साथ ये आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको, ठीक है। आ, दो लाइन में इसको समराइज कर देता हूँ कि जो रूट्स हैं वो एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, क्या करने वाले हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने वाले हैं सॉइल से। इससे क्या होगा, रूट के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से प्लांट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वाटर जैसे रूट में स्टोर होगा, फिर ये अपवर्ड पुश होगा, और इस पुश होने को क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं इसको क्या, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से जो वाटर है वो कुछ हाइट तक जा सकता है, टॉल ट्रीज के टिप तक नहीं जा सकता। तो इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जाइलम वेसल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, इनको हम कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। तो ये दोनों फोर्स और वाटर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ये वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर अल्टीमेटली जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो ट्रांसपिरेशन पुल है। जो लीफ है, लीफ की सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो रहा है,
तो इससे क्या हो रहा है कि इसके पीछे जो जाइलम वेसल है वो खाली हो जाते हैं, तो उस स्पेस को भरने के लिए जो नीचे से जो वाटर का कॉलम था वो ऊपर आता जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये सारी बातें आई थिंक आपको बहुत क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आपको पता ही है अगर डाउट है तो क्या करना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमने देख लिया है ना, कि कैसे होता है। फूड के ट्रांसपोर्ट की हम एक बार बात कर लेते हैं, है ना, कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सॉइल है, यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लीफ है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब लीफ के अंदर जब ये फोटोसिंथेसिस हो रही है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? फोटोसिंथेसिस की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे बनेगा आपका स्टार्च। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे एक जाइलम और एक फ्लोएम बनाने वाला हूँ। तो मैंने ये रेड कलर की जाइलम बना दी कि ये जाइलम ट्यूब है, और मैंने ये येलो कलर की एक फ्लोएम इसके साथ बना दी कि ये फ्लोएम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप ये देख सकते हो कि इस ट्री के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर XYZ क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं पास पास होते हैं। ठीक है, तो लीफ के अंदर जो भी फूड, लीफ के अंदर जो भी फूड बनेगा ये डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बना लेते हैं और अच्छा बनाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, और ये मैं समझना कि इतना बड़ा सा ट्री है और केवल एक ही पत्ती लगी हुई है उसमें, ये आपको केवल समझाने के लिए बना रहे हैं। ये एक्चुअली स्वेटिंग की वजह से स्क्रीन बार बार टच हो जा रही है तो ये चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें अब क्या देखना है? जैसा मैं आपको बता रहा था कि लीफ क्या कर रही है? फोटोसिंथेसाइज कर रही है, और फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे क्या बन रहा है? शुगर्स। ठीक है, तो ये जो शुगर्स हैं ये आपके लोड होंगे इसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, है ना। तो फ्लोएम के अंदर बहुत सारा शुगर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो फ्लोएम और जाइलम दोनों पास पास हैं, तो अब क्या होने वाला है? जाइलम के अंदर भरा हुआ था पानी, क्या भरा हुआ है? वाटर। ठीक है, तो अब ये जो वाटर है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये वाटर इधर पे आएगा। कहाँ पे आएगा? फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो फ्लोएम में क्या हो जाएगा? ये शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये फ्लोएम में मूव करता हुआ इसके अलग अलग पार्ट में जाएगा। और सपोज यहाँ पे कोई ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच पे कोई फ्रूट लगा हुआ है ना, और ये आपका फ्लोएम है, और ये यहाँ पे जाइलम है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होने वाला है? इसमें क्या होने वाला है कि ये जो शुगर है इसकी होगी अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब है कि ये यहाँ से निकल के इस फ्रूट के अंदर, और अगर इसमें फ्रूट की जगह पे कुछ और नई बर्ड होती, लीफ होती, फ्लावर होता, जो भी होता, तो उसके अंदर ये जो शुगर है ट्रांसपोर्ट होके जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फ्लोएम खाली हो जाएगा, तो फ्लोएम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाएगी, तो ये वाटर है ये वापस से मूव करके फिर से कहाँ चला जाएगा? जाइलम में। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को, जहाँ पे जो शुगर है वो ट्रांसफर हो रही थी फ्लोएम के
सॉरी फ्लोएम के अंदर इकट्ठी हो रही थी, ठीक है, लीफ से, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, लोडिंग, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं इस पार्ट को सोर्स, की ये सोर्स है। और जहां पे यूज हो रही है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं अनलोडिंग, ठीक है। या फिर इस सोर्स को हम बोल रहे हैं कि ये सिंक है, क्या है, सिंक, ठीक है। तो ये सोर्स और सिंक रिलेशनशिप इनमें होता है, और ये प्लांट के ग्रोइंग सीजन पे भी डिपेंड करता है। जब प्लांट में लीफ नहीं होते हैं तो स्टोरेज फूड जो होता है प्लांट में इकट्ठा हो जाता है कहीं कहीं स्टार्च की फॉर्म में, और जब लीव्स नहीं होती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पे वो यूटिलाइज होता है, तो ये साइकिल उल्टा हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस तरह से सोर्स और सिंक रिलेशनशिप होती है प्लांट के अंदर, और जो फूड है उसका ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। तो एक बार फिर से मैं इसकी एक समरी बता देता हूँ क्विकली। फ्लोएम के अंदर एक्टिव लोडिंग होती है शुगर की, मतलब एनर्जी यूज करके जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में शुगर बना है वो फ्लोएम के अंदर लोड होता रहता है, ठीक है। और ये फ्लोएम के अंदर लोड होने के बाद क्या होने वाला है कि फ्लोएम के अंदर लोड होने के बाद जो फ्लोएम के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जाइलम इसके क्लोज है, तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जाइलम के अंदर जो वाटर है वो फ्लोएम में आता है, फिर ये शुगर सॉल्यूशन बन जाता है, फिर ये शुगर सॉल्यूशन मूव करता है, ठीक है, सोर्स से सिंक की तरफ जहां जहां भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड पार्ट ग्रोइंग बर्ड हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का, कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट फूड का कहाँ होता है, ठीक है, कैसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा आपने देखे होंगे, है ना, आपने ये डायग्राम देखा होगा स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा ये वाली ओपनिंग है ना, ये वाली स्टोमेटल ओपनिंग है या अपर्चर है, और ये वाला डायग्राम ओपन स्टोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं वन बाई वन बताता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के जो आउटर सरफेस है ये वाली, यहाँ पे तो होते हैं आपके गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी बने हैं, यहाँ पे भी बने हैं, तो ये आपके गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल के यहाँ पे बीच में जो स्पेस है ये आपकी स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल ओपनिंग है, और इसके चारों तरफ होते हैं आपके सब्सिडरी सेल, ठीक है। तो इसके चारों तरफ होते हैं आपके सब्सिडरी सेल। तो ये जो सब्सिडरी सेल हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये जो गार्ड सेल का मूवमेंट है, अगर आप इसकी इनर पार्ट देखोगे इधर वाला, तो यहाँ की जो लेयर है वो थिक होती है, और इसके बाहर की तरफ जो लेयर है ये थिन होती है, ठीक है। तो इस तरह से थिक और थिन लेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेयर थिन है और ये थिक है। गार्ड सेल में क्या होता है कि गार्ड सेल के अंदर जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाते हैं, और ये स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो जाता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे ये दिखा रखा है कि जो स्टोमेटल अपर्चर है ये ओपन है, ये क्यों है कि गार्ड सेल स्वेल हो गई है वाटर एब्जॉर्ब करके, तो इसलिए ओपन हो गया है। जब गार्ड सेल वाटर लूज करती है ना, तो लूज करने पे ये जो सेल है श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको। और ये आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, है ना। तो गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर, ठीक है। तो आई थिंक स्टोमेटा क्लियर है, गुड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि जाइलम से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो ये फूड, CO2, वेस्ट, सॉल्ट, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड, ठीक है। हमारी जो RBC होती हैं वो ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या चाहिए, हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए
जो हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट के काम को मेंटेन रखे। तो ये जो पंपिंग ऑर्गन है हमारा, ये होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। इसके अलावा हमारी बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसका मतलब है ये है आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये आर्टरीज, ठीक है, वेन्स, लिम्फेटिक्स, तो ये सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं हार्ट। तो बेसिकली हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो पहले हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है? जैसे हमारे लंग्स है, मैंने अभी जब सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लंग्स के इधर पे कार्डियक नॉच है, उस कार्डियक नॉच के अंदर जो एक छोटी सी कैविटी बनती है, तो उस कैविटी में हमारा हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। तो हार्ट का अगर हम साइज की बात करें तो ये बंद मुट्ठी के बराबर होता है, मुझे क्लिंच फिस्ट है ना, तो बंद मुट्ठी के बराबर हार्ट का साइज होता है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड लोकेटेड है। और हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इस ट्यूब के थ्रू आता है, जिसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर वेना कैवा। क्या बोल रहे हैं? इंफीरियर वेना कैवा। और हमारी बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। और ये दोनों तरह से ब्लड आके यहाँ पे हमारे राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस हार्ट के ऊपर जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नंबर मार्क करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे भी फर्स्ट लिख दिया। तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि ब्लड का फ्लो हार्ट के अंदर से कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है यहाँ पे, मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूं। तो ये आपका फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे ये है राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम। तो हार्ट में हमारे टोटल 4 चेम्बर हैं इस तरह से। तो इसको हम बोल रहे हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से, ये जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो मैंने इसका नंबर 4 लिख दिया। तो जहां से एग्जिट कर रहा मैं यहाँ पे 5 नंबर और यहाँ पे भी 5 नंबर दे दे रहा हूँ। तो ये जो 5 नंबर है, ये जो ब्लड है दोनों का कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, ठीक है। अब लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस आएगा तो वो आएगा इधर पल्मोनरी वेन में, है ना। तो 2 पल्मोनरी वेन इधर आपको दिख रहे हैं और 2 आपको इधर दिख रहे हैं। तो इन दोनों के थ्रू जो ब्लड है ये आ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे मैं आपको 6 नंबर लिख देता हूँ इन सभी पे, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। फिर अब ये ब्लड आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसको मैंने 7 नंबर लिखा। फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इसको मैं 8 नंबर लिख रहा हूँ, तो ये 8 है। फिर यहाँ से ये ब्लड है, ये आपका जाएगा अयोर्टा के थ्रू, है ना। तो ये अयोर्टा के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो यहाँ से और यहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से। तो ये तो आपके हार्ट का पाथवे है कि जो ब्लड है वो किस किस रास्ते से होके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके कस्पिड वेल्व इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कस्पिड वेल्व्स हैं। और ठीक है, ये आयोटिक वाल्व हैं जो कि सेमी लूनार होते हैं, ठीक है। सेमी लूनार वेल्व बोलते हैं इनको हम, क्योंकि इनका जो शेप है वो हाफ मून की तरह होता है। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? सेमी लूनार वेल्व, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आपके वेल्व है इनका नाम है मिट्रल वेल्व, ठीक है। कौन से वेल्व है? मिट्रल वेल्व। और यहाँ पे जो पल्मोनरी वेल्व है, ये जो कट गया है आपका, ये पल्मोनरी लिखा है यहाँ पे, पल्मोनरी, है ना। तो जो पल्मोनरी वेल्व है ये भी आपके कैसे हैं? सेमी लूनार है, मतलब हाफ मून शेप है। सेमी लूनार वेल्व भी आपके कैसे हैं? हाफ मून शेप हैं, ठीक है। इनका शेप हाफ मून की तरह है, ठीक।
और ये आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व है जो आपके सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके वेल्व का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसमें आपको एक चीज नोटिस करना है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है ये बहुत ही हैवी है, दिख रहा है आपको, बहुत ब्रॉड है ना। इसका रीजन क्या है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसको पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करनी है ना। तो इसको पूरी बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए होगी, है ना। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को तो केबल कहाँ तक भेजना है, लंग्स तक भेजना है ना। तो इसका काम आसान है लेकिन इसका काम बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको ज्यादा पावर चाहिए होती है। अब एक और बात, जो भी हार्ट को रेगुलेट करने की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम है तो इसमें एक नोड होता है, नोडल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं एसए नोड। तो एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है, एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो जो एक्शन पोटेंशियल होता है एसए नोड से, ये आपका क्या कहते हैं, ये पहले तो एट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर ये वेंट्रिकल की तरफ जाता है, फिर ये पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो जो हार्ट बीट के लिए जो सिग्नल आता है, हार्ट को पंप करने के लिए जो सिग्नल आता है, वो सिग्नल आपका एसए नोड से अराइज होता है। ठीक है, तो आप एक को याद रख लेना कि जो एसए नोड होता है वो कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम कुछ मेन बातें कर लेते हैं जो हमने पीछे डायग्राम में देखी, कि जो हमारा हार्ट है वो मस्कुलर होता है, इसमें 4 चेम्बर है। 4 चेम्बर का काम है कि ये ब्लड को अलग अलग सेपरेट करके रखे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, अगर आप इसके कलर पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है। इसमें केवल एक मिस्टेक है, इधर पे रेड होना चाहिए था, है ना। तो अगर ये रेड होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो CO2 रिच ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स में CO2 निकल जाती है और ऑक्सीजन लोड हो जाती है। तो जो O2 रिच ब्लड है वो लंग्स से वापस हार्ट में आता है और हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। ब्लड फ्लो ये आपका एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, तो सेम जो मैंने आपको नंबर बताया, सेम नंबर आप यहाँ पे डाल के इसको देख सकते हो। इसमें एरो भी लगे हुए हैं और इसमें कलर भी क्लियर है। तो ये वाला जो कलर है ये आपको O2 रिच ब्लड का है, और ये वाला कलर है वो CO2 रिच ब्लड का है ना। तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो सेम डायग्राम है, थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है। वेल्व ऑफ हार्ट की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और क्लियर है ये वेल्व। तो आप अगर ये ट्राइकस्पिड वेल्व जो देख रहे हो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसमें आप देखते हो कि ये कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडने। क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडने। कॉर्ड मतलब वायर या थ्रेड। ठीक है, तो ये जो वेल्व है ये इस तरह के दिख रहे हैं आपको, है ना, इस तरह के दिख रहे हैं, मतलब ये खुलेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे बंद हो जाएंगे, खुलेंगे ऐसे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ऐसे उल्टे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए क्या है कि यहाँ पे ऐसे थ्रेड लगे हुए हैं जो इसको नीचे वेंट्रिकल के फ्लोर को कनेक्ट करके रखते हैं। तो वेल्व खुल तो सकते हैं लेकिन बंद होने के बाद ही ऐसे नहीं जा सकते, है ना। तो वेल्व का काम क्या है कि ये जो ब्लड का फ्लो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड का फ्लो इस तरह हो रहा है, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो वेल्व है इनको हम बोलते हैं मिट्रल वेल्व। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि पल्मोनरी वेल्व और आयोटिक वेल्व दोनों ही सेमिलुनार वेल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट के वेल्व है। ठीक, यहाँ पे कोई वेल्व नहीं है, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है इसमें कोई वेल्व नहीं है। ठीक है, और
आयोटा में यहाँ पे अगेन सेमी लूनार वेल्व है, इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली। ठीक है, इसमें जो पेरिकार्डियम है, तो हार्ट जिस स्पेस के अंदर होता है उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस। और यहाँ पे भी एक डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर होता है ताकि जो हार्ट है ना इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। बाकी ये डायग्राम सेम है जो हमने पीछे देखा था, वही लगभग वही डायग्राम है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा ये डायग्राम, है ना। तो डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? तो जैसे ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हार्ट के अंदर जा रहा है, फिर ये लंग्स में चला गया, तो हम इतने पार्ट को एक बार का सर्कुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऐसे आ रहा है और फिर ये जा रहा है ना, तो ये दूसरा साइकिल हो गया सर्कुलेशन का। तो कहने का मतलब है कि सेम ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है। ठीक है, पहले आके लंग्स में चला जाता है, फिर आके पूरी बॉडी में जाता है। और इसका फायदा क्या है? इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो करता है, और इस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसकी जरूरत क्यों होती है? तो आपको पता है कि जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, है ना, तो मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ? वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि ये अपने बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, और वार्म ब्लडेड होने का मतलब है कि इनको सरवाइव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखना होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे अगर मुझे गर्मी लग रही है ना, तो हमने अपने घर में एसी लगा रखा है, तो एसी क्या कर देता है, हमारे इमीडिएट आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है, तो हमें ठीक फील होता है। और अगर हमें अगर विंटर है तो हम हीटर चला देते हैं, तो जो हमें रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा वार्म कर देता है, तो हमें ठीक फील होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अपने आसपास का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी अगर टेम्परेचर फिक्स हो रहा है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड के ऑक्सीडेशन से आएगी। फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ब्लड से आएगा। ठीक है, तो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिलीवरी बेटर होगी, एनर्जी जो जनरेट होगी वो बेटर तरीके से जनरेट होगी, और इससे क्या होगा कि जो जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाएगी, और वो एनर्जी जनरेट करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो वार्म ब्लडेड है वो डबल सर्कुलेशन है, क्यों एराइज हुआ, तो इसका आंसर है कि जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 120/80 mmHg होती है। कितनी होती है? 120/80। तो जो ये आगे वाली वैल्यू है 120, इसको हम इसको जो अपर वैल्यू है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो जो ये बड़ी वाली जो वैल्यू है ये आपका सिस्टोल है, और जो छोटी वाली वैल्यू है ये क्या है? डायस्टोल है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका पंपिंग प्रेशर है और ये रिलैक्सेशन प्रेशर है। पंपिंग प्रेशर है और रिलैक्सेशन प्रेशर है। ठीक है, आपकी स्लाइड चेंज नहीं हुई है, मैं एक बार कर देता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि
ये वाला कौन सा प्रेशर है? सिस्टोल। ये वाला डायस्टोल। ये है आपका पंपिंग और ये है रिलैक्सिंग प्रेशर। ठीक है, क्लियर है ये दोनों बातें? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब ये जो वैल्यू है 120 वाली, ये 140 से ऊपर चली जाती है, या ये वाली वैल्यू 90 से ऊपर चली जाती है, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। ठीक। और अगर ये अपर वाली वैल्यू 90 से कम आ जाती है ना, लेस देन 90, और जो ये लोअर वाली वैल्यू है ये लेस देन 90 आ जाती है और ये लेस देन 60 आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम लो बीपी बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हाई बीपी क्यों होती है? क्योंकि किडनी के अंदर बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्रेन के अंदर भी फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमें स्ट्रोक हो सकता है, मतलब हार्ट के अंदर या ब्रेन के अंदर ब्लड जम सकता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, या किडनी के जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, अगर जो ब्लड प्रेशर है लो रहता है तो ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा तो ब्रेन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ये आपका लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती हैं डील करने के लिए। ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पे ये बना हुआ है, रेंज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो नॉर्मल लेस देन 20, लेस देन 80, है ना, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है। ज्यादा होने का मतलब है, इन्होंने 120 से 129 इसमें लिखा है, बट ये अप टू 140 हम लेते हैं। ठीक है, और ये जनरली हम जब 60 से कम होता है तब उसको लेस बोलते हैं। ठीक, ये हाई बोल रहे हैं तो ये 140 है, ये मोर देन 90 है, सॉरी, ये मोर देन 90 है। ठीक है, तो इनको 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। एक हो गया आपका, एक बार मैं इसको फिर से ठीक कर रहा हूं, देखो, एक हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको पता है 120/80 है। इलेवेटेड मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इन्होंने 120 से 129 और लेस देन 80, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है ये 130 से 140 के बीच में पहुंच गया, ये 80 से 90 के बीच में पहुंच गया, तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात है। अगर ये 140 से ज्यादा हो गया और ये 90 से ज्यादा हो गया तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर ये 180 और 120 से ज्यादा हो गया तो ये बहुत सीरियस हो गया, बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये कलर का जो ग्रेडेशन है वो भी अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को हम हाइपरटेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन है, और अगर इससे भी ज्यादा है तो इसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। ये आपको नहीं याद करना, बट आप केवल ये सिंपल से जो मैंने बताया वो याद करना है। 140 से ज्यादा है ऊपर वाला प्रेशर, 90 से ज्यादा है नीचे वाला प्रेशर, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऊपर वाला प्रेशर 90 से कम, नीचे वाला प्रेशर 60 से कम, तो क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज आपको सिंपल सी याद रखनी है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। ठीक है, अब ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है। तो जैसा हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी तरह लिम्फ का भी सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस एरिया में, यहाँ पे कुछ आपको बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ बल्ब दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे आपके लिम्फ नोड होते हैं या लिम्फ के जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इन लिम्फ नोड पे क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस हैं, वो आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो लिम्फ नोड हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर जो टिश्यू होता है, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ जो होता है ये आपका पेल या वाइटिस अपीयरेंस होता है इसका, है ना, ये पेल या वाइटिस दिखता है।
पेल और वाइटिस दिखता है, ठीक है। तो ये भी ब्लड की फंक्शनिंग को सप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो लिम्फ के मैं एक काम बता देता हूँ। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स के अराउंड जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इसी की हेल्प से होता है। तो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं। और लिम्फ फैट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन से जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फ के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा लिम्फ पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है। जो लिम्फ नोड है वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी या पैथोजन का और हमारे बॉडी सेल्स का जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है ये बात, है ना। यहाँ पे आपको स्प्लीन दिखाई दे रहा है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ये आरबीसी को स्टोर करता है। क्या करता है? आरबीसी को स्टोर करता है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर आपके यहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। जो लॉन्ग लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।